अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं सॉल्व करने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2B। बट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले जो एक्सप्लेनेशन हमें गिवन है और पेज नंबर 30 पे पहले हम उसको देख लेते हैं। वो हमें क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। पेज नंबर 30 पे चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 30 पे कुछ आपको पॉइंट्स गिवन हैं जो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रोटेशन है। इसमें फिफ्थ वाले पार्ट पे आइए। यहाँ पे मेंशन है कि वी रिप्रेजेंट रोटेशन विद आर, यानी आर जो वेरिएबल है वो रिप्रेजेंट करेगा रोटेशन को। ठीक है, इफ़ आर 1 रिप्रेजेंट अ रोटेशन ऑफ 90 डिग्री, यहाँ पे आर की पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब है आर की पावर 1 है। तो R1 अगर रिप्रेजेंट करिए रोटेशन ऑफ 90 डिग्री, देन आर स्क्वायर रिप्रेजेंट अ रोटेशन इन द सेम डायरेक्शन विद ट्वाइस द एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, यानी यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि अगर R1 है वो रिप्रेजेंट कर रही है अगर रोटेशन ऑफ 90 डिग्री, देन व्हाट विल बी द रोटेशन ऑफ आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की रोटेशन क्या होगी। ये वाले जो पार्ट्स हैं ये ब्लैंक्स में यानी एमसीक्यूज़ में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि एक एक लाइन के ये आंसर है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर R1 पावर 90 डिग्री रोटेशन रिप्रेजेंट कर रही है तो आर स्क्वायर कौन से एंगल पे रोटेशन रिप्रेजेंट कर रही होगी। 1 जो है वो 90 है, तो R2 क्या होगा। हम सिंपली 90 को, यानी जो R1 की रोटेशन थी 90 डिग्री, उसको आप मल्टीप्लाई करवा दें ट्वाइस से। क्यों? क्योंकि इसकी पावर यहाँ पे 2 है, तो मैंने इस 90 को ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर मेरे पास आ गया 180। इसी तरह से अगर मैं कहती हूँ कि अगर रोटेशन आपको फाइंड करनी है R3, तो इसकी तो ये रोटेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी। तो आप सिंपल 90 को मल्टीप्लाई कर दें इसकी जो पावर है 3 से, तो ये हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाई 3, 90 मल्टीप्लाई बाई 3 होगा 360, 270, 90 मल्टीप्लाई बाई 3 270 डिग्री। इसी तरह से अगर मैं कहूँ R की पावर 4 है तो ये इसकी रोटेशन क्या होगी। तो आप सिंपली 90 को मल्टीप्लाई कर दें 4 से, तो आंसर आ जाएगा 360। ठीक है, तो इस तरह से ये इस पैटर्न पे आप देख लीजिए कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट डिस्कस करने के लिए रह गया था जिसको मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है R-1। तो R-1 का मतलब क्या है, इससे पहले देखें कि जितने भी हमारी रोटेशन की पावर है 1, 2, 3 एंड 4, ये पावर पॉजिटिव में थी। इसका मतलब था कि जो रोटेशन परफॉर्म हो रही है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है। इसी तरह अगर किसी रोटेशन पे -1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 1 का मतलब था कि वो 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस हिसाब से जो -1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई रोटेशन परफॉर्म हो रही है। तो ये R-1 रिप्रेजेंट करेगा रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से इसकी रोटेशन क्या होगी, -90 डिग्री। ठीक है, अब ये माइनस साइन शो कर रहा है कि रोटेशन परफॉर्म हो रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, इसी तरह से ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए कि जहाँ पे अगर पॉजिटिव पावर है तो इसका मतलब है कि जो रोटेशन परफॉर्म हो रही है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है, और उसका एंगल जो डिफाइन कर रहे होंगे हम वो नेगेटिव से शो करेंगे। क्लियर है? आप चाहें तो यहाँ पे देख भी सकते हैं, लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन है कि R-1 रिप्रेजेंट कर रहा है अ रोटेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज रोटेशन ऑफ -90, यानी ये क्लॉकवाइज के रिस्पेक्ट से रोटेशन शो कर रही है। और आपको पता है कि जब कभी क्लॉकवाइज के रिस्पेक्ट से रोटेशन परफॉर्म हो तो वो रोटेशन जो है वो नेगेटिव एंगल शो करती है। तो अगर मैं यहाँ से मूव कर रही हूँ, क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ, तो जो पहला एंगल होगा वो 90 होगा, और यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो शो कर रहा है कि ये नेगेटिव रोटेशन है, यानी क्लॉकवाइज रोटेशन है। इसी तरह अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। R represent an anti-clockwise rotation of 240 degree about the origin. Describe R square and R4। अगर R1 जो है R1 रिप्रेजेंट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 240 डिग्री, तो यानी R1 की जो रोटेशन है वो है 240 डिग्री के अबाउट। ठीक है, तो आर स्क्वायर की रोटेशन क्या होगी। तो सिंपली मैं क्या करूँगी, 240 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 से, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 240 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 480। 2 = 480। अब यहाँ पे जो 480 एंगल आया है
ये यहाँ पे एंगल एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि अगर हम इस 360 के सर्किल को देखें तो इसके अंदर ये वैल्यू लाई नहीं करती, ठीक है। अच्छा, वैसे 360 के बाद अगर हम फर्दर वैल्यूज़ को ऐड करें 360 प्लस 90 तो ये आ जाता है 450, यानी दोबारा इस एंगल को एक रोटेशन के बाद जब दोबारा ये एंगल स्टार्ट होता है तो ये फर्दर वैल्यूज़ हमें देता है। बट अगर हम खाली 360 के सर्किल को देखें तो जो आगे की रोटेशन है वो इसी 360 में 90 ऐड करके फॉर्म होगी। बट अगर 360 के सर्किल में देखिए तो 480 एंगल यहाँ पे लाइन नहीं करता, तो क्या होगा, हम यहाँ से 480 से 360 को माइनस कर देंगे, ठीक है। और जब इसके आंसर पे ऐसी वैल्यू आ जाएगी जो 360 एंगल पे लाई करेगी, ठीक है। अगर वो वैल्यू ऐसी आती है जो 360 एंगल पे लाई नहीं करती तो हम दोबारा से 360 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तब तक जब तक कि ऐसी वैल्यू ना आ जाए जो इस सर्किल पे लाई कर रही हो। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे तो 480 में से जब हम 360 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 120, और 120 जो है वो इस सर्किल पे लाई करेगा, यानी अब 120 जो है वो एक्सेप्टेबल वैल्यू है। अब आइए लास्ट पे के r की पावर 4, अब आपको इसकी रोटेशन फाइंड करनी है। तो आप सिंपली जो सिंपल r1 की रोटेशन थी उसको 240 उसको आप मल्टीप्लाई कर दें, इसकी पावर कितनी आ रही है 4 से, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 240 मल्टीप्लाई बाय 4। 240 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 360। अब 360 डिग्री को अगेन देखिए कि वो 960 जो एंगल है इसको आप देखिए कि 360 पे लाई नहीं करता, तो अब आप इसमें से 360 को माइनस करवाएंगे, ठीक है। माइनस करवाने पे जो आपको आंसर मिल रहा है वो है 600। अगेन ऐसा नंबर मिल रहा है जो इस सर्किल पे लाई नहीं करता, तो इसमें से मैं दोबारा 360 वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करवाऊंगी, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करवाने के बाद अब जो आंसर मुझे मिलता है वो 240 मिलता है, विच इज़ द नोन वैल्यू, और ये नोन वैल्यू 360 के अंदर लाई करती है। तो यानी आपके पास जो आंसर आ गया है r की पावर 4 वो 240 डिग्री आ गया है। यानी हम 360 को उस आंसर से तब तक माइनस करवाते रहेंगे जब तक कि ऐसा एंगल ला जाए जो इस 360 के सर्किल पे लाई कर रहा हो। क्लियर है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे।